हेलो बच्चों, मैं कैलाश मालवी एसएसटी सेंटर हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। ध्यान से देखिए, आपको स्क्रीन पर एक मूर्ति दिखाई दे रही है। आप इस मूर्ति के बारे में क्या जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। यह है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। दुनिया भर में इसे स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। वास्तव में यह प्रतिमा प्राचीन रोम की स्वतंत्रता की देवी है। और सबसे आश्चर्यजनक है, यह अमेरिका को फ्रांस के लोगों का एक उपहार है। तो फ्रांस ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार दिए। और फ्रांस में इन विचारों को एक क्रांति ने जन्म दिया, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इस अध्याय में हम फ्रांसीसी क्रांति को विस्तार से समझेंगे। एसएसटी सेंटर हिंदी में कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र के सारे चैप्टर्स के वीडियो उपलब्ध है। साथ ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे एसएसटी सेंटर हिंदी में। और परीक्षा में भारत के महत्वपूर्ण स्थानों को भारत के मानचित्र में कैसे दिखाया जाना है, इसकी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा सिर्फ आपको एसएसटी सेंटर हिंदी में। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलिए। 14 जुलाई 1789 फ्रांस के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीख है। इसी दिन से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो 14 जुलाई 1789 की सुबह पूरे पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। ऐसी अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। इसी दौरान लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हो गए और उन्होंने एक जन सेना के गठन का निर्णय लिया। और सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्टील के किले की जेल को तोड़ डाला। लोगों ने बास्टील के कमांडर को मार डाला और वहां के कैदियों को छुड़ा लिया। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्टील किला लोगों की घृणा का केंद्र था। तो प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों और कैसे हुआ? तो कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी के उत्तरार्ध से। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। वह विशाल फ्रांसीसी साम्राज्य का सम्राट बना, लेकिन राज्य आरोहण के समय उसने राजकोष को खाली पाया। इस विशाल साम्राज्य के खजाना खाली होने के कुछ कारण थे। खजाना खाली होने का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच चला 7 वर्षों का युद्ध, जिसके कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। खजाना खाली होने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण था राजा लुई 16वां और रानी मैरी एंटोनेट का विलासितापूर्ण जीवन। इसमें वर्साई के महल और राज दरबार की शान शौकत का खर्च अलग से था। तीसरा कारण, फ्रांस ने ब्रिटेन के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई में अमेरिकी उपनिवेशों का समर्थन करते हुए बहुत सारे युद्ध लड़े। इससे भी खाली खजाने के कारणों में इजाफा हुआ। इस युद्ध के कारण फ्रांस पर 10 अरब लिबरे से भी अधिक का कर्ज हो गया था, जबकि उस पर 2 अरब लिबरे का कर्ज पहले से ही था।
सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग कर रहे थे। लिब्रे फ्रांस में चलने वाली उस समय मुद्रा थी, जिसे बाद में 1794 में समाप्त कर दिया गया। इन खर्चों के अतिरिक्त फ्रांसीसी सरकार के कुछ अपने नियमित खर्च भी थे, जैसे सेना के रखरखाव का खर्च, राज दरबार को चलाने का खर्च, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने का व्यय। इस वित्तीय संकट से निपटने के लिए लुई 16वां को धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए करों में वृद्धि करना आवश्यक हो गया था। लेकिन जिन्हें कर देना था वह फ्रांसीसी समाज कैसा था? तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी साम्राज्य 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तीसरा स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आता था। पादरी वर्ग वह वर्ग है जो चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह होता है। द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग का होता था। यह वह वर्ग था जिसकी विशेष राजनीतिक और सामाजिक स्थिति उस समाज में होती थी। शेष सारे लोग तीसरे स्टेट में शामिल थे। इनमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर आदि शामिल थे। प्रथम स्टेट, जिसमें पादरी वर्ग सम्मिलित थे, इन्हें जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि इन्हें राज्य को कोई कर नहीं देना पड़ता था। दूसरा महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था कि चर्च किसानों से करों का एक हिस्सा वसूलता था, जिसे टाइट कहा जाता था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। इस प्रकार प्रथम स्टेट को राज्य को कोई कर नहीं देना पड़ता था, किंतु टाइट के रूप में उन्हें एक अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती थी। द्वितीय स्टेट, जिसे कुलीन वर्ग भी कहा जाता था, इसे भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। पहला, इन्हें भी राज्य को कोई कर नहीं देना होता था। दूसरा, इन्हें कुछ सामंती विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि वे किसानों से सामंती कर वसूलते थे। लेकिन तीसरे स्टेट के लोगों के पास कोई विशेष अधिकार नहीं थे। केवल और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा किया करते थे। राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ तीसरे स्टेट के लोग वहन किया करते थे। इस प्रकार फ्रांस की जनता 2 प्रकार के करों का भुगतान किया करती थी। पहला, टाइल। टाइल वह कर था जो सीधे राज्य को अदा किया जाता था। दूसरा, टाइड। यह चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर था। यह कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। लेकिन फ्रांसीसी समाज में समस्या यह थी कि यह दोनों कर केवल तीसरे स्टेट के लोग भुगतान किया करते थे। लेकिन तीसरे स्टेट के सभी लोगों का जीवन इतना आसान नहीं था। धीरे धीरे उन्हें जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, जिसका पहला कारण था अनाज की कीमतों में वृद्धि। सन 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी, लेकिन 1789 में यह बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। जनसंख्या बढ़ने के कारण फ्रांस में अनाज की मांग में वृद्धि होने लगी, लेकिन अनाज का उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं हो पा रहा था। अर्थात फ्रांस की जनसंख्या अनाज के उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि होने लगी। दूसरा कारण है कि बहुत सारे मजदूर कारखानों में मजदूरी किया करते थे, जिनकी मजदूरी कारखाना मालिक ही तय किया करते थे। लेकिन ये मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ पा रही थी, जिसके कारण अमीर अमीर होता गया और गरीब गरीब होता गया। और अंततः फ्रांसीसी समाज में अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती चली गई और धीरे धीरे फ्रांसीसी समाज में जीविका संकट दिखाई देने लगा। यह वह चरम स्थिति होती है जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। फ्रांस में अक्सर जीविका संकट तब दिखाई देता था जब सूखा या ओला के कारण पैदावार कम हो जाती।
और यह स्थिति जीविका संकट लाती थी। अब प्रश्न उठता है कि जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है। तो अक्सर सूखा या ओलावृष्टि के कारण फसलें खराब हो जाया करती थी, जिसके कारण अनाज के उत्पादन में कमी आती थी। कम उत्पादन के कारण धीरे धीरे अनाज की कीमतों में वृद्धि होने लगती थी। अधिक कीमत होने से अब गरीब पाव रोटी नहीं खरीद सकता था, जिसके कारण उसका शरीर कमजोर होने लगता था और वह जल्दी महामारी की चपेट में आ जाया करता था। फलस्वरूप समाज में मृतकों की संख्या बढ़ने लगती थी। कभी कभी पाव रोटी नहीं खरीद पाने पर लोग खाद्य पदार्थों के लिए संघर्ष किया करते थे, जिससे भी मृतकों की संख्या में वृद्धि होती थी। इन परिस्थितियों में 18वीं शताब्दी में एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसने प्रथम और द्वितीय स्टेट के विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की, जिसे मध्य वर्ग कहा गया। इस प्रकार मध्य वर्ग वह वर्ग था जो तीसरे स्टेट से संबंधित था। ये वे लोग थे जो तीसरे स्टेट में अधिक शिक्षित और समृद्ध थे। इस वर्ग ने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर अपनी संपत्ति अर्जित की थी। इसमें सौदागरों व निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। इस प्रकार इन्हें मध्य वर्ग कहा गया। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। इस नए मध्य वर्ग की सोच थोड़ी सी क्रांतिकारी थी। इनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह को जन्म से कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। सामाजिक हैसियत का आधार योग्यता होना चाहिए और समाज को स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसर पर आधारित होना चाहिए। तो उस समय समाज में इन नए क्रांतिकारी विचारों को लाने में कुछ दार्शनिकों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें प्रमुख थे जॉन लॉक, जियों जॉक रूसो और मॉन्तेस्क्यू। इन्होंने एक नए समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की। इनके अनुसार समाज ऐसा होना चाहिए जो सभी व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता, समान कानून और समान अवसरों को उपलब्ध कराता हो। इन दार्शनिकों ने अपनी लिखी पुस्तकों के माध्यम से नवीन विचारों का प्रतिपादन किया। जॉन लॉक ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस पुस्तक के माध्यम से उसने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। लॉक के विचारों को और आगे बढ़ाया रूसो ने, जिनकी पुस्तक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस पुस्तक के माध्यम से रूसो ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। इसी तरह के मिलते जुलते विचार मॉन्तेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में रखा। अपनी पुस्तक के माध्यम से मॉन्तेस्क्यू ने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 उपनिवेश इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित हुए, तब उन्होंने इन दार्शनिकों के विचारों पर आधारित सरकार का निर्माण किया और यह फ्रांसीसी राजनीतिक चिंतकों के लिए विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। इन दार्शनिकों के विचारों पर सैलून, कॉफी हाउसों में गर्मा गर्म बहस होने लगी और इनकी पुस्तकों और समाचार पत्रों के माध्यम से इनके विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। अक्सर पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इस प्रकार अभी तक हमने देखा कि फ्रांस के नए राजा लुई 16वां राज्य में कर को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जिन्हें कर देना था अर्थात फ्रांसीसी जनता, वह 3 स्टेट में बटी हुई थी। प्रथम स्टेट को कोई कर नहीं देना होता था, इसलिए कर वृद्धि पर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसी तरह द्वितीय
स्टेट को भी किसी प्रकार का कर का भुगतान नहीं करना होता था, इसलिए उन्हें भी कर के वृद्धि में किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। केवल और केवल तीसरे स्टेट को ही कर का भुगतान करना होता था, क्योंकि उनके पास जन्म से कोई विशेष अधिकार नहीं हुआ करते थे। और इन्हीं परिस्थितियों ने फ्रांस में नई क्रांति की शुरुआत की। हमने देखा कि फ्रांस के राजा लुई 16वां कर में वृद्धि करना चाहते थे, परंतु वह सीधे सीधे ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके लिए राजा को स्टेट जनरल की बैठक बुलाकर नए करों के प्रस्तावों पर मंजूरी लेना पड़ता था। अब प्रश्न यह उठता है कि यह स्टेट जनरल क्या है। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजा करते थे। अब लुई 16वां को यह निर्णय लेना था कि स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई जाए, और अंततः 5 मई 1789 को लुई 16वें ने नए करों के प्रस्ताव पारित करने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुला ली। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान महल को सजाया गया। इस स्टेट जनरल की बैठक में पहले और दूसरे स्टेट ने 300-300 प्रतिनिधि भेजे, जिन्हें एक दूसरे की सामने की पंक्तियों में बैठाया गया। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। पहले और दूसरे स्टेट के प्रतिनिधियों के पीछे खड़ा किया गया। हालांकि इस बार तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक स्टेट को एक एक मत देने का अधिकार था। इसका मतलब पहले स्टेट के 300 प्रतिनिधि एक मत दिया करते थे। इसी तरह दूसरे स्टेट के 300 प्रतिनिधि मिलकर एक मत, एवं तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि मिलकर एक मत दिया करते थे। इस प्रकार प्रत्येक स्टेट से एक एक मत दिया जाता था। लुई 16वां ने इस बार भी इसी प्रक्रिया को निश्चित किया था। लुई 16वां जानता था कि इस प्रक्रिया से कर वृद्धि करना बिल्कुल आसान था, क्योंकि कर में वृद्धि के लिए उसे 3 में से 2 मत की आवश्यकता थी। हमने पढ़ चुके हैं कि पहले और दूसरे स्टेट को कर वृद्धि में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वह किसी भी प्रकार का कर का भुगतान नहीं किया करते थे। इसलिए राजा को विश्वास था कि पहले स्टेट के लोग कर वृद्धि का समर्थन करेंगे, दूसरे स्टेट के लोग भी कर वृद्धि का समर्थन करेंगे। केवल और केवल तीसरे स्टेट के लोग कर वृद्धि के खिलाफ थे, लेकिन उनके समर्थन के बिना ही भी कर वृद्धि का प्रस्ताव पास हो जाता, क्योंकि कर वृद्धि के प्रस्ताव के लिए राजा को केवल 2 मतों की आवश्यकता थी। यह बात तीसरे स्टेट के लोग भी जानते थे, इसलिए उन्होंने मांग की कि प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने सम्राट से मांग की कि पहले स्टेट के 300 प्रतिनिधि कुल मिलाकर 300 मत दें। इसी तरह सेकंड स्टेट के 300 प्रतिनिधि 300 मत, इसी प्रकार तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि 600 मत दें। इस प्रक्रिया में तीसरे स्टेट के पास 1200 में से 600 मत थे, जो कुल मत के आधे थे। इस संख्या के आधार पर वे कर वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर सकते थे या अस्वीकार कर सकते थे। लेकिन तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों के इस प्रस्ताव को सम्राट ने ही अस्वीकार कर दिया। तब तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। ये सारे प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जाकर जमा हो गए। इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों का नेतृत्व मिराबेओ
और आंबे सीए कर रहे थे। मिराबेओ स्वयं एक कुलीन परिवार से संबंध रखता था। उसका जन्म एक कुलीन परिवार में ही हुआ था। वह सामंती विशेष अधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और टेनिस कोर्ट में जोरदार भाषण दिए। जबकि आम्बेसीए मूल रूप से एक पादरी था। उसने तीसरा स्टेट क्या है नामक एक प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका अर्थात पैम्फलेट लिखा। इस प्रकार जब नेशनल असेंबली वर्साई के महल में संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, तब पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड पड़ने के कारण पूरे फ्रांस में फसलें नष्ट हो चुकी थी। फसलें नष्ट होने के कारण पाव रोटी की कीमतें आसमान को छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे। कई स्थानों पर बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। और इस प्रकार गुस्साई भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। ग्रामीण इलाकों में भी इस आंदोलन का व्यापक असर दिखाई दिया। गांव में यह अफवाह फैल गई कि जागीर के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, जो पकी फसलों को नष्ट करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर हमला कर दिया और अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। बड़ी संख्या में कुलीन अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुत सारों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने एक आदेश पारित किया जिसे अगस्त डिक्री कहा जाता है। इस आदेश में करों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। पादरी वर्ग के सदस्यों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और टाइट को समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। और इस प्रकार फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। सम्राट की असीमित शक्तियों को सीमित करने के लिए संविधान लाया गया। नेशनल असेंबली ने संविधान के प्रारूप को 1791 में पूरा कर लिया, जिसमें सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया और शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर हस्तांतरित कर दिया गया। नए संविधान के अनुसार नागरिकों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक वे थे जिन्हें वोट देने का अधिकार था। ये केवल पुरुष हो सकते थे जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो तथा जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। निष्क्रिय नागरिक वह नागरिक थे जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। इसमें सम्मिलित थे सभी महिलाएं और बच्चे, 25 वर्ष से कम उम्र के पुरुष और ऐसे पुरुष जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाने में असमर्थ थे। 2 करोड़ 80 लाख की जनसंख्या में लगभग 40 लाख सक्रिय नागरिक थे। ये लोग एक निर्वाचक समूह का गठन करते थे जिसमें 50,000 पुरुष
हुआ करते थे। निर्वाचक समूह नेशनल असेंबली का गठन करते थे। नेशनल असेंबली में 745 सदस्य थे जो नियमों और कानूनों का निर्माण किया करते थे। नेशनल असेंबली सम्राट और मंत्री परिषद की शक्तियों पर नियंत्रण भी रखा करती थी। सक्रिय नागरिक वोट देकर न्यायाधीश का भी चयन किया करते थे। इस प्रकार फ्रांस में नई संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था लागू हो गई। नेशनल असेंबली द्वारा बनाया गया 1791 का संविधान कई मामलों में अद्भुत था। संविधान की शुरुआत मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा के साथ हुई। इसके द्वारा जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और आहरणीय अधिकारों के रूप में स्थापित किया गया। अधिकारों के घोषणा पत्र को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न राजनीतिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाने लगा। आइए हम इन राजनीतिक प्रतीकों को समझने का प्रयास करते हैं। 18वीं शताब्दी में अधिकांश पुरुष महिलाएं पढ़ लिख नहीं सकते थे, इसलिए छपे हुए शब्दों के बजाय आकृतियां और प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिन्हें राजनीतिक प्रतीक कहा जाता है। प्रमुख राजनीतिक प्रतीक हैं जैसे टूटी हुई जंजीर, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था। एक टूटी हुई हथकड़ी उसकी आजादी का प्रतीक है। छड़ों या फेसेस का बंडल, एक छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है लेकिन पूरे बंडल को नहीं। एकता में ही बल है। इस प्रकार छड़ों या फेसेस का बंडल एकता का सिंबल था। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, सब देखने वाली आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। राजदंड, यह शाही सत्ता का प्रतीक था। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, यह सनातनता का प्रतीक था, क्योंकि इस प्रकार की अंगूठी का कोई छोर नहीं होता था। लाल फ्रीजियन टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने पर लाल फ्रीजियन टोपी पहनी जाती थी, जो उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक था। नीला सफेद लाल, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। पंखों वाली महिला कानून का मानवीय रूप था। यह कानून का प्रतीक था। विधि पट, कानून सभी के लिए समान है और उसके समक्ष सभी समान है। संवैधानिक राजतंत्र के बाद धीरे धीरे फ्रांस गणतंत्र की ओर बढ़ने लगा। आइए देखते हैं कि फ्रांस में किस प्रकार राजतंत्र का उन्मूलन हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। अब प्रश्न उठता है कि गणतंत्र किसे कहेंगे। तो गणतंत्र शासन की वह व्यवस्था है जिसमें लोग अपने नेताओं को चुनते हैं और ये चुने हुए नेता देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार जनता के दबाव में आकर लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए और संविधान ने उसकी सारी शक्तियों को सीमित कर दिया, लेकिन वह अपनी सारी शक्तियों को वापस पाना चाहता था। इसके लिए प्रसा के राजा के साथ उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। उन्हें डर था कि उनके यहां भी क्रांति न हो जाए और उन्हें भी अपनी शक्तियों से हाथ धोना पड़े। इसलिए लुई 16वां ने ऑस्ट्रिया और प्रसा के राजा के साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाई, जिसके अनुसार फ्रांस में लुई 16वां की पुरानी शासन व्यवस्था को बहाल करने के लिए ऑस्ट्रिया के राजा और प्रसा के राजा अपनी सेना भेजने को तैयार हो गए। लेकिन सम्राट की इस योजना का नेशनल असेंबली को पहले ही पता लग गया और नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में प्रसा
और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध के लिए फ्रांस के प्रांतों से हजारों स्वयंसेवक सेना में शामिल होने के लिए उमड़ पड़े। उन्होंने इस युद्ध को यूरोप में राजाओं और कुलीन वर्ग के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। ये हजारों स्वयंसेवक सीमाओं की ओर चल पड़े। उनके होठों पर देशभक्ति के तराने थे। उनमें कवि रॉजर डी लाइल द्वारा रचित मार्शले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवकों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इसका नाम मार्सिले हो गया और ये मार्सिले अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। और इस प्रकार पुरुष जब मोर्चे पर लड़ने पहुंच गए तब घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी। और इस समय में फ्रांस में विभिन्न राजनीतिक क्लबों का उदय हुआ। लोगों को यह लगने लगा कि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए थे। गरीबों को निष्क्रिय नागरिक मानकर राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। उन्हें लग रहा था कि उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ और उन्हें लगा कि अब क्रांति के सिलसिले को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। और इस दौरान कमजोर वर्ग के लोगों और महिलाओं ने बहुत सारे क्लबों का गठन किया, जिसमें सबसे प्रमुख था जैकोबिन क्लब, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट्स ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था। यहाँ कॉन्वेंट का अर्थ है धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इसमें शामिल थे छोटे दुकानदार, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर और दिहाड़ी मजदूर। इनका नेता था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिन क्लब के सदस्यों की एक खास पहचान थी उनका पहनावा। इस क्लब के लोगों ने गोदी कामगारों अर्थात बंदरगाह में काम करने वाले लोगों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनना शुरू कर दिया। जैकोबिन्स को सौ कुलात के नाम से भी जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है बिना घुटने वाले। उस समय समाज के फैशन परस्त, खासकर कुलीन वर्ग के लोग घुटने तक ब्रीचेस पहना करते थे। जैकोबिन क्लब के लोगों ने स्वयं को अलग दिखने के लिए बिना घुटने वाले लंबे पतलून पहनने का निर्णय लिया, इसलिए उन्हें सौ कुलात अर्थात बिना घुटने वालों के नाम से जाना गया। इसके अलावा पुरुष लाल टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। जैकोबिन्स ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभावों से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। इस विद्रोह को जैकोबिन की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूरिलिए के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों की हत्या कर दी। उन्होंने राजा को बंधक बना लिया और कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया, जिसके कारण सारे शाही परिवार को जेल में डाल दिया गया। नए चुनाव हुए और इस बार 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को, चाहे उसकी संपत्ति कुछ भी हो, वोट देने का अधिकार दिया गया। नए चुने हुए प्रतिनिधियों की असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया और 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया।
लुई सोलवा का क्या हुआ? तो लुई सोलवा को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही कुछ समय बाद रानी मेरी एंटोनेट का भी यही हश्र हुआ। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर ने नेशनल कन्वेंशन के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य प्रारंभ किया। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर के शासनकाल को हम आतंक के युग के नाम से जानते हैं। रॉबेस्पियर का शासनकाल 1793 से लेकर 1794 तक का चला, जिसे हम आतंक के युग के नाम से जानते हैं। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। रॉबेस्पियर के हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, चाहे वह कुलीन हो, पादरी हो, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य हो, अथवा उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले उसकी ही पार्टी के सदस्य हो, इन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया एवं एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। और यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता। अब प्रश्न यह उठता कि गिलोटिन क्या है। वास्तव में गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी, जिस पर रखकर किसी अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गुलोटिन के नाम पर रखा गया था। रॉबेस्पियर सरकार ने कुछ कठोर कानून लागू किए, जैसे उसने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। उसके द्वारा गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। शेक्सपियर ने कानून बनाकर अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। उसने सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। फ्रांस में पुरुषों को परंपरागत रूप से मानस्वर एवं महिलाओं को मदाम संबोधित किया जाता था, लेकिन समानता लाने के लिए रॉबेस्पियर ने कानून बनाकर महिला एवं पुरुषों के संबोधन में परिवर्तन कर दिया। अब फ्रांसीसी पुरुषों को सितोयेन और फ्रांसीसी महिलाओं को सितोयीन कहा जाने लगा। ने चर्चों को बंद कर दिया और उनकी इमारतों को बैरक या दफ्तर में बदल दिया। इस प्रकार रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उनके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे और अंततः जुलाई 1794 में एक न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। रॉबेस्पियर के बाद फ्रांस में एक नई शासन व्यवस्था आई, जिसे कहा गया डायरेक्टरी शासित फ्रांस। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर के शासनकाल में एक व्यक्ति केंद्रित शासन व्यवस्था के स्थान पर अब 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका, जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था, जो फ्रांस में शासन व्यवस्था चलाती थी। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन 1795 से लेकर 1799 के बीच चला। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास पुनः सत्ता वापस आ गई।
डायरेक्टरी शासन के दौरान फ्रांस में नया संविधान पेश किया गया, जिसने संपत्तिहीन तबके को वोट देने से वंचित कर दिया। इस प्रकार राजनीतिक अधिकार केवल संपत्ति के आधार पर संपन्न लोगों के पास चले गए। गरीब लोगों को शासन व्यवस्था से पृथक कर दिया गया। नए संविधान के अनुसार फ्रांस का उच्च मध्य वर्ग 2 चुनी हुई विधान परिषद का गठन करता था और ये दोनों विधान परिषद 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका, जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था, उसे नियुक्त करती थी। जैकोबिन सरकार में एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने के लिए 5 सदस्यों की कार्यपालिका बनाई गई, लेकिन समस्या भी खत्म नहीं हुई थी। इन डायरेक्टरों का अक्सर झगड़ा विधान परिषदों से होता रहता और विधान परिषद उन्हें बर्खास्त करने का प्रयास करती, और ये सब फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनी। और अंततः डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने एक सैन्य तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस प्रकार फ्रांस की राजनीतिक यात्रा राजतंत्र से शुरू होकर राजतंत्र में ही समाप्त होती है। सन 1774 में लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है, लेकिन 1791 में फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है, जिसमें राजा की शक्तियों को संविधान के द्वारा निश्चित किया जाता है। एक वर्ष पश्चात 1792 में फ्रांस एक गणतंत्र बनता है, जिसमें शासन प्रमुख का चुनाव देश की जनता करती है। लेकिन 1795 आते तक फ्रांस एक डायरेक्टरी शासित देश बन जाता है, जिसमें एक व्यक्ति की बजाय 5 व्यक्तियों की डायरेक्टरी शासन व्यवस्था संचालित करती है। डायरेक्टरी के आपसी विवादों का फायदा उठाकर सन 1799 में एक सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट पुनः फ्रांस की सत्ता पर काबिज हो जाता है। इन संपूर्ण घटनाओं को फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है। ये क्रांति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श स्थापित करती है। फ्रांस की क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श स्थापित किए, जिसका लाभ फ्रांस के प्रत्येक नागरिक को मिला। पर क्या महिलाओं को भी इस क्रांति से कोई लाभ हुआ? तो आइए समझते हैं कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। उसे ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में हमेशा सक्रिय रूप से शामिल थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तो आइए देखते हैं कि फ्रांस की महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी। वास्तव में तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम करती थी। ये महिलाएं सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई और बाजार में फल फूल सब्जी बेचने का कार्य किया करती थी। इसके अलावा कुछ महिलाएं संपन्न घरों में घरेलू काम भी किया करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीन या तीसरे स्टेट के धनी परिवार की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। कामकाजी महिलाओं को बाहर काम करने के बाद अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था। उन्हें घर में खाना बनाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखभाल करना आदि काम करने पड़ते थे। महिलाओं की मजदूरी पुरुषों की तुलना में काफी कम थी। इन सब परिस्थितियों के कारण
फ्रांस की महिलाएं अपना जीवन सुधारना चाहती थी। महिलाओं ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए महिलाओं के हित में कुछ कदम उठाए, जिसमें उन्होंने स्वयं के हितों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लब और अखबार निकाले। इन राजनीतिक क्लबों में द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन की सोसाइटी सबसे प्रसिद्ध थी। मुख्य मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो सके। फ्रांस की क्रांति में सक्रिय भागीदारी के बाद भी महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। महिलाओं ने नई सरकार से मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी। 1791 में बनी क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए, जिनमें सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों की स्थापना की गई, सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया, सरकार द्वारा कानून बनाया गया कि पिता अब उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे, को एक स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दिया गया। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों को अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी या छोटे मोटे व्यवसाय कर सकती थी। रोबिस्पियर के शासनकाल अर्थात आतंक राज के समय भी महिलाओं का यह संघर्ष जारी रहा। फ्रांस की महिलाओं ने समान राजनीतिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष जारी रखा, लेकिन जैकोबिन सरकार का रुख महिला अधिकारों के प्रति काफी सख्त रहा। उन्होंने महिला क्लबों को बंद करने का कानून लागू किया और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध का कानून भी बनाया। महिला अधिकारों की मांग करने वाली कुछ जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया एवं उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा, परंतु 1946 में ही फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल सका। फ्रांस में महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली एक ऐसी ही महिला थी ओलंप दे गूस। ओलंप दे गूस क्रांतिकारी फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। जब 1791 के संविधान की शुरुआत पुरुष और नागरिक अधिकारों की घोषणा के साथ हुई, इस बात से महिलाओं को काफी निराशा हुई क्योंकि घोषणा पत्र में सारे मूलभूत अधिकार केवल पुरुषों को ही दिए गए। उन्होंने संविधान तथा पुरुष और नागरिक के अधिकारों की घोषणा का विरोध किया क्योंकि उन्होंने महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा था। 1791 में ओलंप दे गूस ने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। इसे उन्होंने महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों को कार्रवाई के लिए भेजा। ओलंप दे गूस ने
1793 में महिला क्लबों को जबरन बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। परिणाम स्वरूप उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। अब प्रश्न उठता है कि दास किसे कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कानूनी तौर पर किसी और के स्वामित्व में होता है और उसे उस व्यक्ति के लिए काम करना पड़ता है, उसे दास कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि दास प्रथा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई। फ्रांस के कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, ग्वाडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। लेकिन फ्रांस के इन कैरिबियन उपनिवेशों के बागानों में श्रमिकों की भारी कमी थी, क्योंकि यूरोप के लोग इन देशों में जाकर काम करने के इच्छुक नहीं थे। श्रमिकों की इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीकी तट पर जहाज ले जाते थे, जहां ये स्थानीय सरदारों से दासों को खरीदा करते थे। दासों को दागकर एवं हथकड़ियों में डालकर कैरिबियाई उपनिवेशों में भेज दिया जाता और बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। और इन्हीं दासों के श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ था। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। लुई 16वें के शासनकाल में दास प्रथा की केवल थोड़ी आलोचना हुई। क्रांतिकारी सरकार के समय नेशनल असेंबली में दास प्रथा के विरोध में लंबी बहसें हुई, लेकिन उन व्यापारियों के विरोध के डर से जिनकी आय दास व्यापार पर निर्भर थी, इसके विरोध में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः जैकोबिन सरकार के समय कन्वेंशन ने 1794 में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को मुक्त करने का कानून बनाया। लेकिन नेपोलियन ने दास प्रथा को पुनः प्रारंभ कर दिया। फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन सन 1848 में संभव हुआ। क्या कोई क्रांति लोगों के रोजाना के जीवन को किसी प्रकार से प्रभावित कर सकती है? सत्रह सौ नवासी की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया, वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के समय सभी लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे किताब, अखबार और नाटक राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किए जा सकते थे। परंतु अब पुरुष और नागरिक के अधिकारों की घोषणा ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक नैसर्गिक अधिकार घोषित किया, जिससे फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों और छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वे तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जा सकते थे, जिसका उपयोग करके
एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे, जिससे स्वतंत्रता और न्याय के बारे में लोगों को समझने का मौका मिला। सारांश। सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। नेपोलियन ने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए। उसने दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। पर जल्दी ही लोग उसकी सेनाओं को हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे और ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले। भारत में टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे।